नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है हमारे इस सशक्त के इस यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, 4 जून की तारीख का इंतजार समूचे देशवासियों को है। और ये इंतजार किस लिए? इंतजार इसलिए क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बहुत बड़े बदलाव, या फिर यूं कहे कि सत्ता के शीर्ष पर व्यवस्था को फिर से 5 वर्षों के लिए, सत्ता को फिर से 5 सालों के लिए कायम करने की मंशा। इन दोनों परिस्थितियों के बीच की जो जद्दोजहद है, इसका क्लाइमेक्स 4 जून को देश के सामने आना है। इंतजार इंडिया गठबंधन को भी है 4 जून का, इंतजार एनडीए गठबंधन को भी है 4 जून का, इंतजार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी है इस तारीख का। तो वही इंतजार 4 जून का मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी है। लेकिन क्या इन 4 जून का इंतजार इन्हीं चारों को है? बिल्कुल भी नहीं। 4 जून की तारीख का इंतजार हर उस पॉलिटिकल पार्टी को है जिसको अपने स्कोर सेटल करना है। हर उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हर उस इलाके को है, हर समाज के उस तबके को है जिसके अपने मुद्दे इस सरकार से पूरे नहीं हुए इस दौर में और उन मुद्दों को पूरा करवाना चाहता है। चाहे वो अग्निवीर योजना वाले लोग हों, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग हों, चाहे एमएसपी गारंटी वाले लोग हों, चाहे वो दलित चेतना वाले लोग हो, चाहे कास्ट सेंसस वाले लोग हो, चाहे 1 लाख रुपए जिन्हें राहुल गांधी से मिलने हो शिक्षित बेरोजगार युवा को सालाना, चाहे जिन्हें 30 लाख वैकेंसियों की आस हो इस दौर में। और इन सबसे ज्यादा इस तारीख का इंतजार अगर किसी को है तो खुल्लम खुल्ला उसका इंतजार ही तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले कर दिया। सबके सामने सारेआम एक फुल वॉइस में बोल्डनेस के साथ सबके सामने तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जून के बाद 4 जून की तारीख का धैर्य के साथ आप इंतजार कीजिए। पिछड़ों के हित में, देश के हित में, अपनी पार्टी के हित में नीतीश कुमार फैसला लेंगे। बिहार की राजनीति पलटने के लिए मशहूर रही है। 3 पॉलिटिकल पार्टी लंबे अरसे से पलटते रहे हैं बिहार में। जनता दल यूनाइटेड पलट जाती है और पलट करके कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाती है तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के पास चली जाती है। राष्ट्रीय जनता दल पलट जाती है तो कभी वो जेडीयू के साथ आ जाती है तो कभी नीतीश कुमार का साथ छोड़ देती है। भारतीय जनता पार्टी पलट जाती है, कभी नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाती है तो कभी नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर के विपक्ष में बैठ जाती है। ये पलटने के इस पूरे खेल में, पलटने वाली राजनीति में केवल एक व्यक्ति पूरी तरह से अपने सत्ता पे अगर केंद्रित है, काबिज है, वो पलटने के तमाम आरोपों के बावजूद पलटने का सबूत तक नहीं छोड़ रहा, तो उसका नाम बिहार में नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार अनवरत रूप से सत्ता पे में कायम है। पलटने के खेल के बीच भी वो सत्ता पे बने रहे। भले ही उनको लोग पलटू राम कहे, भले ही लोग उनके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन सत्ता में अनवरत रूप से वो बिहार में बने हैं। और अनवरत सत्ता में बने रहने की इसी कला को कई लोग पलटने की कला भी कहते हैं। लेकिन अब तक जो भी पलटी नीतीश कुमार की हुई है बिहार की राजनीति में, जो भी फैसले उन्होंने लिए हैं वो बिहार के लिए, जैसे नीतीश कुमार का बकौल नीतीश कुमार का कहना है उन्होंने बिहार के लिए किया। कितने दावे वो पूरी करा पाए? आपने सब देखा कि कितना पूरा करा पाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो गए थे तो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में, उससे पहले भी ये बात बोला था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 2017 में नीतीश कुमार के साथ गए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। 2018-19 में जो कुछ हुआ वह भी देखने को मिला, जब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग करते हुए पटना में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ करके विनती की कि देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शुमार पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दीजिए। तो प्रधानमंत्री ने उसको सिरे से नकार दिया। फिर 2020 में क्या कुछ खेल हुआ? चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को सह देते हुए जनता दल यूनाइटेड के सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कराने में भारतीय जनता पार्टी की, यूं कहे मोदी की काफी बड़ी भूमिका रही। बीजेपी के कैडेट जमीन पे सहयोग करते हुए दिखे, अब कुछ कैडेट तो लोजपा के टिकट पे चुनाव लड़ते हुए दिखे। पार्टी से दिखाने के लिए निकाले भी गए और बाद में वापस भी आ गए। नतीजा, जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा में 3रे नंबर पे पहुंची। वो धक्का नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनाव के बाद उन्होंने कहा भी कि चुनाव में दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये बात पता ही नहीं चल पाया। ये बात और है कि कहने की बात कुछ और होती है, वास्तविकता में सबको ये बात पता था कि नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बखूबी नीतीश कुमार को पता है। लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि 122 के नंबर का जुगाड़ करना बिहार के लिए उनकी प्राथमिकता थी, भले उनके नंबर कम हो रहे थे। तो ऐसे में आज वही स्थिति नरेंद्र मोदी की है।
2022 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए, 2024 की जनवरी के महीने में साथ छोड़ दिया। मन नहीं लग रहा था नीतीश कुमार के, इसलिए साथ छोड़ दिया आरजेडी का। इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखने के बावजूद इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय कहने का काम नीतीश कुमार ने इस साल जनवरी के महीने में किया। तो क्या वो एक स्ट्रेटेजी पूर्ण तरीके से किया गया था? भारतीय जनता पार्टी को कच्चा देने के लिए तेजस्वी यादव के चच्चा ने एक बड़ा रणनीति खेला कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़े बिहार में, और उन 17 सीटों में ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज करते हुए दिख जाए, क्योंकि राम मंदिर के मोमेंटम के बाद खतरा बढ़ा था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि एक व्यापक हिंदुत्व का उभार, चुनावी हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा ज्वार, जनसैलाब उठ सकता है, और उस जनसैलाब में दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं झुलस सकती है, फंस सकती है। ये खतरा लोगों को दिखाई पड़ रहा था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे सहयोगी राजनीतिक दलों के साथ 32-33 सीटों पर अगर चुनाव लड़ती तो हो सकता था कि 25-26 जीत जाती बिहार में। ये खतरा दिखाई दे रहा था। जीतती या नहीं जीतती ये बात अलग थी। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, और भारतीय जनता पार्टी ने भी हालात को समझते हुए, रिस्क लेने की बजाय हालात से समझौता करते हुए 17 सीटों पर लड़ने का फैसला बिहार में किया। अब सवाल ऐसे में उठता है कि बिहार में तेजस्वी यादव जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, क्या इस कॉन्फिडेंस के पीछे कोई सच्चाई है? क्या नीतीश कुमार कोई सह और मात की सियासत का खेल, बिल्कुल चिराग मॉडल से भी 2-4 कदम आगे बढ़ करके कोई खेल दिया है, जिसमें बीजेपी उस ट्रैक पे फंस गई है? आखिरकार होगा क्या बिहार में 4 जून के बाद? ये पूरी बिसात कैसे बिछी? ये पूरा गेम है क्या? क्या ये पूरी स्ट्रेटेजी के लिए ये पूरा प्रकरण को बनाया गया है? सब लोग जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को इस चुनाव में गॉड की तरह मान रहे थे, लेकिन हालात बदल गए। बिहार में आज की सबसे बड़ी सच्चाई, वास्तविकता, संख्या तो मैं नहीं बता सकता, एग्जिट पोल वाले भले 1 जून को कुछ नंबर सामने बताए, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई आज के दौर में बिहार में यही है कि बिहार आज की सबसे बड़ी वास्तविकता यह है कि बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर इस 2024 लोकसभा चुनाव के भीतर बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड जीत करके आ रही है। वो 11 जीते, 12 जीते, 13 जीते, 14 जीते या 16 में 16 जीते, अपनी 16 सीटों में से जितनी भी सीट जीते, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार के भीतर, बिहार के लोकसभा सीटों के ऊपर जनता दल यूनाइटेड इस बार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में दूसरे नंबर का संघर्ष होगा, और इस बात को चाहे इंडिया अलायंस के घटक दल हो या इंडिया गठबंधन के कोई भी हो, चाहे एनडीए गठबंधन, जो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी कह सकते हैं, बीजेपी एंड अलायंस पार्टनर, ये बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी के लोग सबको ये बात मालूम है कि बिहार के भीतर जनता दल यूनाइटेड के भीतर ग्रामीण सीटें ज्यादातर चूज किया है, और उन ग्रामीण सीटों पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। भारतीय जनता पार्टी की अगर जेडीयू के परख से अगर भारतीय जेडीयू की बात करें तो साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी आधे पे लटकेगी या उससे कम पे आएगी, ये बात अभी कोई नहीं कह सकता। दूसरे चरण में जनता दल यूनाइटेड की सीटें थी सारी, बीजेपी की एक भी नहीं थी। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की सीटें थी, लोजपा की सीटें थी, जीतनराम मांझी की एक सीट थी, जेडीयू की सीट नहीं थी। तीसरे चरण के मतदान में सबकी सीटें थी, और जेडीयू को छोड़ करके सबकी सीटें पूरी तरह से फंसी हुई दिख रही है। चौथे चरण के मतदान में कई केंद्रीय मंत्री की सीटें फंसी दिख रही है, जो भारतीय जनता पार्टी कोटे के, सॉरी बीजेपी, हाँ वही भाजपा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जनता दल यूनाइटेड की अहमियत का एहसास क्या तेजस्वी यादव को एक दिन में ही हो गया? बिल्कुल भी नहीं। ये एक दिन में ऐसा खेल नहीं हुआ। ये जो कुछ भी हुआ ये लंबे अरसे से ऐसा लगता है कि प्री प्लान्ड उसको कह सकते हैं। आरजेडी के कैंडिडेट लिस्ट को देख लीजिए, किस कम्युनिटी पे सबसे ज्यादा फोकस है, किस समुदाय पे सबसे ज्यादा फोकस है? सम्राट चौधरी की बिरादरी पे फोकस है। कुशवाहा पॉलिटिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस है आरजेडी का, और कैसे फोकस्ड है? जैसे जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के लिए 3 कुशवाहा कैंडिडेट है, वहां से कोई कुशवाहा नहीं लड़ना चाहिए। कुशवाहा कैंडिडेट लड़े तो भाजपा लोजपा के खिलाफ लड़े, जेडीयू के खिलाफ नहीं लड़े। इस हिसाब से फोकस किया गया है आरजेडी की तरफ से, यानी नीतीश जेडीयू के कुशवाहा कैंडिडेट के सामने पूरा वोट पड़े,
और राष्ट्रीय जनता दल के कुशवाहा कैंडिडेट को भी सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार भाजपा का चेहरा है सम्राट चौधरी, उनके खिलाफ ज्यादातर कैंडिडेट, यानी डेंट अगर लगे तो सम्राट चौधरी के बेस पे लगे। क्या बिना नीतीश कुमार की सहमति के बिना ही खेल हो रहा? वही दूसरी ओर आप ये बात कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को बयान को आप देख लीजिए, लगातार लालू परिवार पर निजी हमले करते रहते हैं। कई बार जो है जब उनके बयानों को देखेंगे तो हालांकि नीतीश कुमार की ये प्रवृत्ति ऐसी नहीं रही कि वो किसी के ऊपर इसी तरह का कोई टिप्पणी करे या अति करे, लेकिन नीतीश कुमार अपने गंभीर और सहम भाषा में बोलने के लिए जाने जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार इधर लालू यादव पर, उनके परिवार पर पर्सनल अटैक इधर करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रेटेजी है कि कोई वो ऐसे कहते कितने बाल बच्चे हैं? लालू यादव खुद जेल गए, चारा घोटाला में फंसे, तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, तमाम सारी बातें नीतीश कुमार कर रहे हैं। और उनका ये सब कहने का मतलब इसके पीछे क्या है? राष्ट्रीय जनता दल के जिस यादव वोट बैंक में 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के भीतर 2019 में बहुत बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, 40% के ऊपर का डेंट लगा दिया था। उस वोट बैंक को नीतीश कुमार का बयान से कॉन्सोलिडेट होने में, इकट्ठा होने में, तेजस्वी यादव के पीछे मजबूती से खड़े होने में बहुत बड़ा काम कर रहा है उनका वो बयान। उससे बहुत मदद मिल रही है तेजस्वी यादव और लालू यादव को, राष्ट्रीय जनता दल को। तो ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार क्या जानबूझ करके स्ट्रेटेजिकली ऐसी बयान देते हैं? कई लोगों को शक होना स्वाभाविक बात है। लोग उस एंगल से देख भी रहे थे क्योंकि नीतीश कुमार पर्सनल अटैक कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के लिए चाचा ही सब कुछ है हिंदुस्तान की राजनीति में। इतना बेहतरीन विपक्ष तो किसी ने देखा नहीं होगा कि जो व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ हो, मुख्य विपक्षी दल का नेता, वह भी चुनाव के भीतर इतनी दरियादिली दिखाए कि वो हमारे गार्जियन है, वो हमारे चाचा हैं, वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उस पूरा सम्मान रहेगा। तेजस्वी यादव तो यहाँ तक कह गए कि पिछड़ों के हित के लिए और अपनी पार्टी के हित के लिए 4 जून का इंतजार कीजिए, चाचा बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ये सब ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। पिछड़ों के हित की बात तेजस्वी यादव ने क्यों किया? क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के एक शिविर में ये बात डलवाया कि देश में जाति जनगणना होकर रहेगी, यानी सामान्य जनगणना भी 2021 में पेंडिंग है, तो एक जाति जनगणना होकर रहेगी। और ये कास्ट यानी जाति जनगणना की आइडिया ही नीतीश कुमार को फ्लोट किया गया है। तो नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की बुनियाद रखी, बिहार में करा कर दिखाया, आंकड़े जारी कर दिए, हर जाति समुदाय के भीतर गरीबों की, गरीब परिवार की संख्या को चिन्हित कर सार्वजनिक डेटा उपलब्ध करा दिया। जब बात जाति जनगणना की होगी तो क्या नीतीश कुमार के सामने दूसरा कोई विकल्प बचेगा क्या इंडिया गठबंधन के साथ वो न दे? दूसरी तरफ क्या नीतीश कुमार के 16 सांसद या 14 या 12 या 10 सांसद जितने भी बिहार में जीत कर आ रहे हैं, क्या हो सकता है उनके साथ चंद्रबाबू नायडू भी चुनाव के बाद अपने एनडीए गठबंधन को टाटा बाय बाय कह दे? तो क्या इन दोनों के बिना दिल्ली में कोई सरकार बनते हुए दिख रहा है क्या? जिस तरफ लोकसभा चुनाव का परिणाम देखने को मिल रहा है, क्या इनके बिना संभव होगा? क्या हो सकता है कि बन जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की अहमियत उस दौर में हो गया है जिस दौर में चुनाव अंतिम चरण में है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से अधिकतर सीटों पे चुनाव हो सका है। तो आमतौर पे ट्रेंड भी ये बात पता चल गया है कि इन सारे सीटों पर हुआ क्या है इस मतदान में, और इन बचे हुए सीटों में कितनी सीटें जेडीयू लड़ती है? 1-2 सीटें। बाकी 4 जून के बाद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बड़ा खेल करने जा रहे हैं, इसका संकेत बकौल तेजस्वी यादव दे रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए